होने के बाद घर जाके इन्होंने सोचा, उस लॉ उसके बाद भी ऑप्शन देता है कि आपके पास एक रीजनेबल टाइम है, आप अगर ये समझते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो सही नहीं हुआ, कोर्ट से रुजू करें, कॉन्ट्रैक्ट सेंड कर देगी कोर्ट। ये वर्ड वैलिड और वाइडेबल समझ आ गया। वाइडेबल जहां कहीं लफ्ज आए आपके जहन में हमेशा आ जाए फ्री कंसेंट नहीं है, फ्री कंसेंट नहीं है। ओके आगे चलें। नेक्स्ट वाइड। अच्छा वाइड में दो टर्म्स यूज होती हैं, एक वाइड एग्रीमेंट और दूसरा वाइड कॉन्ट्रैक्ट। सुनिएगा, कॉन्ट्रैक्ट हमने क्या पढ़ा था आपको याद है? हमने इक्वेशन पढ़ी थी, एग्रीमेंट प्लस इनफोर्सेबिलिटी इज इक्वल टू कॉन्ट्रैक्ट। तो उसका मतलब है कॉन्ट्रैक्ट वो है जो इनफोर्सेबल बाय लॉ है, एग्रीमेंट वो है जो अभी इनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं है। एग्रीमेंट बाद में कॉन्ट्रैक्ट बनता है, ठीक है। तो वाइड एग्रीमेंट का मतलब है ये वो एग्रीमेंट है जो पहले दिन से ही वाइड है, जो जिस वक्त हुआ उसी वक्त वाइड था। वाइड कॉन्ट्रैक्ट, इसमें लफ्ज कॉन्ट्रैक्ट हमें ये मीनिंग दे रहा है कि ये कभी ना कभी इनफोर्सेबल बाय लॉ था, स्टार्ट में कभी ना कभी वैलिड था, इनफोर्सेबल बाय लॉ था, बाद में किसी वजह से ये वाइड हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इनके साथ एग्रीमेंट करता हूं कि भाईजान आप मेरे से 1 लाख रुपया लें और आधा किलो चर्स मुझे दे दें, अब ये जिस वक्त एग्रीमेंट हो रहा है ये उसी वक्त ही वाइड है क्योंकि इल्लीगल है उसी वक्त। इसके लिए हम क्या टर्म यूज करेंगे? वाइड एग्रीमेंट। लेकिन फर्ज कीजिए मैंने इनके साथ एग्रीमेंट किया कि आप जो चीनी है आप मुझे मैं फर्ज कीजिए चाइना में बैठा हूं और मेरा इनके साथ एग्रीमेंट हुआ कि आप मुझे 10 टन चीनी सप्लाई करेंगे। एग्रीमेंट हो गया। एग्रीमेंट होने के बाद हुकूमत पाकिस्तान ने कानून पास किया कि पाकिस्तान से बाहर 1 किलो भी चीनी एक्सपोर्ट नहीं की जाएगी। बाज़ औक़ात गवर्नमेंट इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे बैन लगा देती है, नहीं की। अब मुझे बताइए क्या अब ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है? नहीं है। जब गवर्नमेंट जब बैन लगाती है ना तो उसी जिस दिन से ऑर्डर होता है उसी दिन से बैन लग जाता है। बाज़ औक़ात तो ऐसा आता है जहाज पोर्ट पे खड़ा हुआ है और गवर्नमेंट बैन लगा देती है, वो पोर्ट पे खड़ा पैसे आया। गवर्नमेंट ये नहीं कहती कि पिछले जो कॉन्ट्रैक्ट है पूरे कर लो आइंदा से ना करना ही, नहीं नहीं नहीं। गवर्नमेंट कहती है आज एग्रीमेंट हुआ, पास हुआ, लॉ ऑर्डिनेंस कोई कानून आज से ही एप्लीकेबल है। तो अब ये एग्रीमेंट जो कॉन्ट्रैक्ट पहले वैलिड था अब इलीगल हो गया। सबसे इसे कहते हैं, पहले वाला जो केस था ना उसे कहते हैं इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी या इनिशियल इलीगैलिटी। वो इनिशियली इलीगल था। ये वाला जो केस है ये इनिशियल इलीगल नहीं था, सब्सिक्वेंट इलीगल हुआ। तो इसका मतलब पहले कॉन्ट्रैक्ट वैलिड था, अब इलीगल होने की वजह से वाइड। इसके लिए हम क्या टर्म यूज करेंगे? वाइड कॉन्ट्रैक्ट। तो वाइड एग्रीमेंट और वाइड कॉन्ट्रैक्ट में फर्क क्या हुआ? वाइड एग्रीमेंट इनिशियल स्टेज से ही वाइड है, वाइड कॉन्ट्रैक्ट इनिशियली वैलिड था, सब्सिक्वेंटली वाइड। क्लियर हो ये बात? एक पेंटर ने एग्रीमेंट किया दूसरे के साथ 10 लाख रुपए में पेंटिंग का, एग्रीमेंट हो गया। उसके बाद एक हादसे में पेंटर का जो हाथ था वो कट गया। बताइए ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, वाइडेबल है, वाइड है, वाइड एग्रीमेंट है, वाइड कॉन्ट्रैक्ट क्या? ये वाइड कॉन्ट्रैक्ट है क्योंकि अब वो पेंटिंग नहीं कर सकता। पहले वैलिड था, पहले वैलिड था। किस वक्त? जब एग्रीमेंट हुआ था, जब उसके दोनों हाथ सलामत थे तब ये वैलिड था। लेकिन उसके बाद जब हादसे में उसका हाथ कट गया ये क्या हो गया? वाइड। ठीक है। और इसके लिए वाइड एग्रीमेंट की टर्म यूज होगी कि वाइड कॉन्ट्रैक्ट की? वाइड कॉन्ट्रैक्ट की। शाबाश। अब ये देखें टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट समझ आ गए। ये आगे ना लॉ में फ्रीक्वेंटली टर्म्स यूज होंगी, इसलिए मैं चाह रहा हूं आप इसके साथ कंफर्टेबल हो जाएं। वैलिड, वाइड, वाइडेबल। और वाइडेबल होता है एट द ऑप्शन ऑफ वन पार्टी, एग्रीव्ड पार्टी।
और वाइड, कभी कभार एमसीक्यू में पूछ लेता वाइड एग्रीमेंट और वाइड कॉन्ट्रैक्ट में फर्क क्या है, तो बेसिक डिफरेंस है ये, वाइड एग्रीमेंट इनिशियल स्टेज से वाइड और वाइड कॉन्ट्रैक्ट इनिशियली वैलिड सब्सिक्वेंटली वाइड। शाबाश। हाँ, डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर है ये भी। कार का एग्रीमेंट हुआ, एग्रीमेंट के बाद वो कार ठुक गई, आग लग गई इसको, तो वो क्या हुआ, वाइड कॉन्ट्रैक्ट हो गया। क्लियर है? और कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन? चलिए आगे चलते हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं इसेंशियल्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या क्या इसेंशियल चीजें होना जरूरी है, वन बाय वन। और ये जहन में रखिएगा, इनमें से हर एक एलिमेंट हमने बाद में डिटेल में स्टडी करना है। हर एक एलिमेंट हमने डिटेल में, ये आपको पूरे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ट्रेलर दिखा रहा है। जो कुछ भी आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ना है ना, ये उन सारे टॉपिक्स के नाम आपको बता रहा है, ट्रेलर ओवरव्यू। इसके बाद हर एक एसेंशियल के अंदर घुस के हमने उसकी चीजें पढ़नी है। सबसे पहला, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए जरूरी है कि उसमें एक ऑफर हो, एक एक्सेप्टेंस हो। ऑफर होना जरूरी है, एक्सेप्टेंस होना जरूरी है। ठीक है, यानी हर कॉन्ट्रैक्ट में कम से कम दो पार्टीज होंगी, एक जो ऑफर कर रही होगी, एक्सेप्टेंस से पहले दो पार्टीज जो होती हैं, एक्सेप्टेंस से पहले उनको हम क्या नाम देते हैं, ऑफरर और ऑफरी। और एक्सेप्टेंस के बाद जब कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, प्रॉमिसर एंड प्रॉमिसी। शाबाश, बिल्कुल ठीक है भाई, ये चीज समझ आ गई। फिर दूसरी, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। ये हम पहले भी डिस्कस करते हैं कि दोनों पार्टी जो हैं, जो ऑफर कर रही हैं एक दूसरे को एक्सेप्टेंस, उनकी इंटेंशन हो कि वो लीगल रिलेशनशिप क्रिएट कर रहे हैं। लीगल रिलेशनशिप क्या होता है? लीगल रिलेशनशिप का मतलब ये है कि दोनों पार्टीज के जहन में होना चाहिए कि अगर किसी दूसरी पार्टी ने इस ऑफर के एक्सेप्टेंस की खिलाफ वर्जी की तो उसके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाएगा, कानून का दरवाजा खटखटाया जाएगा। अगर आपके जहन में ये है तो इसका मतलब है इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप नहीं है, इंटेंशन टू रिलेशनशिप है। और अगर नहीं है ये चीज, यानी आप ये समझते हैं कि अच्छा यार कर लिया तो अच्छी बात है, ना किया तो कोई बात नहीं, मैंने कौन सा इसको जेल में डाल देना, कोई एक्शन नहीं लेना, तो फिर इसका मतलब इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप नहीं है। अच्छा, अब कब इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप होती है, कब नहीं होती, ये फैक्ट्स ऑफ द केस डिसाइड करते हैं। ठीक है, लाजमी नहीं कि फैमिली मेंबर्स जो एग्रीमेंट करेंगे उनमें कभी इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप नहीं होगा, लाजमी नहीं। कमर्शियल एग्रीमेंट्स में जो कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं सेल परचेज के, वो चाहे भाइयों में क्यों ना हो, प्रॉपर्टी की सेल परचेज, दूसरा कोई भी, चाहे भाइयों में क्यों ना हो, कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट्स में हमेशा इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप होती है। हाँ, जो सोशल एग्रीमेंट्स होते हैं, सोशल एग्रीमेंट्स, सोशल नेचर के, डोमेस्टिक नेचर के, रिलीजियस नेचर, उसमें नॉर्मली इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप नहीं होते हैं, नॉर्मली नहीं होती। अच्छा, इसमें कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट्स में तो हमेशा होगी ना, सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स में नॉर्मली नहीं। जैसे फर्ज कीजिए कि अगर मेरे घर के करीब मस्जिद वाले इमाम साहब आए, कहने कि मस्जिद की तामीर के लिए पैसे चाहिए, मैंने कहा ठीक है मैं आपको अगले हफ्ते 10,000 रुपया दूंगा, और बाद में 10,000 नहीं देता, क्या मेरे खिलाफ कोई लीगल एक्शन ले सकते हैं? नहीं ले सकते, क्योंकि हमारी इंटेंशन टू क्रिएट, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, कमर्शियल थोड़ी है ये, सोशल रिलीजियस डोमेस्टिक नेचर का है, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप नहीं है। ठीक है, इसी तरह हस्बैंड एंड वाइफ की आपको एग्जांपल दी थी। ठीक है, फर्ज कीजिए अगर हस्बैंड प्रॉमिस करता है वाइफ को कि मैं आपको हर महीने 20,000 रुपीज जो है वो पॉकेट मनी के तौर पे दूंगा, और बाद में नहीं देता, क्या इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप है? नहीं है। लेकिन अज्यूम ये किया जाएगा, लेकिन अगर आप इंटेंशन हो भी सकता है, कैसे? अगर आप इसी एग्रीमेंट को रिटन फॉर्म में किसी स्टाम्प पेपर पे लिखवा लें, तो इसका मतलब है अब दोनों, हालांकि अभी भी है सोशल डोमेस्टिक नेचर का, लेकिन अब पार्टी की इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप है, वरना वो ये कानूनी कागज, पक्के कागज के ऊपर ये एग्रीमेंट ना करवा रहे होते हैं। तो इसीलिए जो बेसिक रूल है वो ये नहीं कि कॉन्ट्रैक्ट की नेचर क्या है, ये उसने एग्जाम्पल के तौर पे हमें बताया। बेसिक रूल क्या है? इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप है कि नहीं है। ठीक है, एग्जाम में केस स्टडीज में आपने इसको जब केस आएगा तो सॉल्व करना होगा ना, तो ये एग्जाम्पल यूज करनी होगी।
कमर्शियल एग्रीमेंट्स में हमेशा इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप होती है और सोशल एग्रीमेंट्स में नॉर्मली नहीं होती। ये कंसेप्ट